हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSR इल्मिस्तान। आज हमारा लास्ट यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैं आज आपके साथ 25 MCQs करूँगा। होप आप भी साथ साथ में अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर कमेंट करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला MCQ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर A क्लोज्ड कर्व्स, B डॉट्स, C ओपन लूप्स, D स्ट्रेट लाइन्स। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ लेंगे, क्योंकि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह निकलती हैं, इस तरह निकलती है, इस तरह निकलती है। ठीक है ना। क्या इनकी डायरेक्शन ये होती है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक। क्या ये स्ट्रेट लाइन्स है? नहीं। डॉट्स है? नहीं। ओपन लूप्स है? नहीं। ये क्लोज्ड कर्व्स है। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक। हमारा दूसरा MCQ, इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द A मैग्नेटिक फील्ड, B इलेक्ट्रिक करंट, C मैग्नेटिक फोर्स, D मोशन ऑफ कंडक्टर। आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का। इसमें एक ये अगर हम थंब लेंगे और यहाँ पे एक फिंगर होती है, ठीक, इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, फिर यहाँ पे एक और फिंगर होती है, इसको हम कौन सी फिंगर कहते हैं? मिडल फिंगर कहते हैं। और फिर बाकी फिंगर्स भी होते हैं, लेकिन मैं वो शो नहीं करूँगा। ठीक। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ जाओ इसकी ओरिएंटेशन क्या रखनी है। जो ये थंब है ना, फ्लेमिंग्स क्या कहता है कि जो ये थंब है ये फोर्स ऑन ए कंडक्टर दिखाता है, फोर्स ऑन ए कंडक्टर दिखाता है। जो ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर करंट को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक। और ये जो है ना इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। किस चीज़ को? मैग्नेटिक फील्ड को हम B से दिखाते हैं। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। तो इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। तो ये इस तरह है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स और लॉज करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एट द सेम इंस्टेंट। अभी हमने पढ़ा कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। A B C D, नहीं, D ठीक रहेगा। D इसका सही जवाब है। ठीक। If two parallel straight conductors are carrying current in the same direction, then the direction of the magnetic field produced will be। अच्छा, मुझे पहले आप बताओ, आपको पता है कि जब एक वायर में करंट जाती है वो किस तरह उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे एक वायर होगी, वायर का मैंने जो आगे वाला टिप है ना वो दिखाया, या तो ये वायर बिल्कुल बोर्ड के अंदर जा रही है या ऑफ की तरफ आ रही है, तो ये वायर है। ठीक। तो इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब इसमें करंट होती है, जब इसमें करंट होती है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? या तो डायरेक्शन ये होगी या इस तरह होगी, दोनों में से एक डायरेक्शन होगी। ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या मैक्सवेल्स रूल, आपने पढ़ा होगा, दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है कि आप अपना राइट थंब इस तरह करते हो, ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, और बाकी जो है ना इस तरह, ये जो ये फिस्ट इस तरह बनती है। अगर ये इस तरह बनती है, ये राइट हैंड है। मैंने यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड ही बनाया। ये इस तरह है। अगर यहाँ पे थंब है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह होगा ना, फिंगर्स इस तरह होंगी ना। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इस तरह होगा, जिस तरह हम फिस्ट को इस तरह जब मुट्ठी बनाते हैं ना तो इस तरह अपनी उंगलियों को करते हैं ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज होती है। क्योंकि जब आपने देखा होगा घर में क्लॉक जब उसका वो सेकंड हैंड चलता है तो वो इस तरह चलता है ना, इस तरह इस तरह इस तरह, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे आपको क्या समझाना है, जब आपके पास दो करंट्स हों, दो वायर्स होंगे, एक यहाँ से होगी एक यहाँ से होगी, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल करंट भी यहाँ है, इसने बताया है कि करंट कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ से भी करंट है, ठीक है। इसका भी हम दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका भी दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो जब यहाँ से आएगा ना तो ये इस तरह होगा ना, इसकी डायरेक्शन, तो ये जब यहाँ से जाएगा ना ये इस तरह होगा ना। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है ना। तो ऑप्शन में बताया है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, इन रैंडम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। अब करंट तो सेम जा रही है, इस वायर में भी यहाँ से करंट यहाँ जा रही है और यहाँ से भी इस तरह जा रही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे भी है मैग्नेटिक फील्ड का या यहाँ पे भी। लेकिन जब वो पास में हम लाते हैं ना तो हमें क्या पता चलता है कि वो एक दूसरे के जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन। अच्छा मुझे बताए, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, यानी जब किसी वायर में करंट होगी तो उसमें क्या होगा, किसी वायर में अगर करंट होगी तभी इसी में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना। अब जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। तो यहाँ पे करंट इसका सही आंसर है। जब करंट इंक्रीज होगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट, ऑप्शन ए देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड इट, बी देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल टू द कंडक्टर, सी देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, डी नन ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा जब एक वायर से हम करंट को गुजारेंगे इस तरह, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो किस तरह होता है, वो सर्कुलर फैशन में होता है या किस फैशन में होता है, परपेंडिकुलर में होता है, सर्कुलर फैशन में होता है ना। अगर वायर इस तरह है तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो इस तरह होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड इट, है ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, क्या है, आपने सोलेनॉइड पढ़ा होगा ना, इस तरह इस पे वायर होती है, इस तरह इस तरह इस तरह। तो जो ये सोलेनॉइड है ना इसके बीच में अगर आपको किसी जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखनी होगी, क्या है, वो जीरो है या डिक्रीज कर रही है जब हम टुवर्ड्स इट जब हम मूव कर रहे हैं, या सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स, या इंक्रीज करता है व्हेन वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना वो हर जगह पे बराबर होता है, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऑप्शन ए intersect at the neutral point, B never intersect each other, C intersect near north pole or south poles, D intersect at the mid point of the magnet।
क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अभी मैंने पहले ही स्लाइड में आपको दिखाया, क्या वो इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती है ना। क्या वो नियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंटरसेक्ट करती है? नहीं है ना। अपने अपनी लाइन है ना, हर एक अपने अपनी लाइन है। वो कर्व है इस तरह, लेकिन हर कर्व अपने आप दूसरे कर्व के साथ पैरेलल में है, वो एक दूसरे के साथ किसी जगह पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैग्नेट के अंदर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इसका सही आंसर रहेगा। Appliances that have a metal body are generally connected to the earthing wire. What is the reason to earth these wires? आपने इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के बारे में पढ़ा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे आप आयरन, जिसको हम प्रेस कहते हैं, वहाँ पे 3 वायर्स होते हैं। ठीक है, एक वायर होती है जिसमें वो ग्रीन कलर का होता है, उसको हम अर्थ वायर कहते हैं। वो क्यों होता है उसमें? क्योंकि अगर लाइव वायर कभी, जो आयरन है ना, अगर उसकी बॉडी पे लाइव वायर टच करे तो उसमें कितना वोल्ट होता है? उसमें करंट 220 वोल्ट होता है ना। तो अचानक हमें शॉक लग सकता है, ठीक है ना। तो उस शॉक को लीक करने में प्रिवेंट करता है कौन? ये जो ग्रीन वाली वायर है ना, जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं, इसको प्रिवेंट करता है इस लीकेज को। तो इसका सही आंसर रहेगा टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द करंट, ये इसका सही आंसर है। द वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज द, अभी हमने पढ़ा ग्रीन इंसुलेशन किस वायर में होता है। आप पास करके रखा करो, जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप पास करो, पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर मुझसे सुनो, ठीक है। द वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज, अभी मैंने पढ़ा है ना ये अर्थ वायर, तो ये अर्थ वायर होता है, ठीक। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द करंट कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए, हमने अभी कहा थंब रूल, जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि ये अंगूठा है, ये परपेंडिकुलर है इस इंडेक्स फिंगर के, और जो ये मिडिल फिंगर है ये इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये काम कब कर रहा है? जब ये सारी चीज़ें, ये फोर्स यहाँ से, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, ये करंट यहाँ से, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे है, तब जाकर हमें ये फोर्सेस मिलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो ये किस चीज़ पे काम करता है, किस एंगल पे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 90 डिग्री पे। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? पहले मुझे बताओ टेस्ला किसका यूनिट है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला। ये निकोला टेस्ला के नाम से ये नाम दिया गया है टेस्ला। तो टेस्ला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये अब हम क्यों इस तरह लिखते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि एक और एमसीक्यू हम करेंगे, वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा, तब मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि हमने टेस्ला को इस तरह क्यों लिखा था, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन, इन 4 ऑप्शंस में कौन डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? ऑप्शन ए, द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। द फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ रेडियल लाइंस originating from the wire. The field consists of concentric circle centered on the wire. हमने पहले ही कहा, जब यहाँ से करंट निकलती है किसी कंडक्टर में, तो वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है इस तरह, ठीक है ना। ये सर्कल जो है ना, ये इस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा ये इस तरह है, इस तरह है, और यहाँ से करंट निकल रही है। ये जो है ना, ये मिड पॉइंट है ये, तो इसी के इर्द गिर्द ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका सेंटर कौन बनता है? ये जो वायर है ना,
ये इसका सेंटर पॉइंट बनता है और इसी के इर्द गिर्द इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर्ड ऑन द वायर होते हैं, ठीक है ना, सेंटर यहाँ पे है ना, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे आपने अभी पढ़ा टेस्ला किसके बराबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स ये किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसके बराबर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है कि हम एक एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। अगर यहाँ पे हम कोई एरिया यहाँ पे चूज़ करेंगे, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैंने अभी आपको कहा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो हम बी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट हमने अभी पढ़ा क्या, टेस्ला। इन एरिया है ना, ये एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका क्या यूनिट बनता है फिर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेबर। तो वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, एक तो वेबर भी है, दूसरा टेस्ला मीटर स्क्वायर भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दोनों सही है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अब अगर हम यहाँ पे ये टेस्ला जो है ना, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ ये रखेंगे, तो यहाँ से वेबर है ना, डब्ल्यू यहाँ से वेबर है ना, ये मीटर स्क्वायर जब यहाँ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, तो मीटर स्क्वायर। तो यही है ना मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका यूनिट है टेस्ला, इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल डिपेंड्स ऑन द। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना किस पे डिपेंड करता है, देखो एक तो ये करता है डिपेंड करंट पे, दूसरा ये करता है डिपेंड नंबर ऑफ टर्न्स पे, कॉइल्स में कितने टर्न्स होंगे, आपने ये देखना है ना, इसमें कितनी टर्न्स होंगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे भी डिपेंड करता है, इसमें कितनी करंट है इस पे भी डिपेंड करता है, और रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे सामने आई, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स, यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको हम म्यू कहते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होता है म्यू, यहाँ पे 2 या 4 है, ये मुझे नहीं पता है, 4R या 2R। तो ये यहाँ पे हमारे सामने एक इक्वेशन बनती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड बाय रेडियस। लेकिन ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है 2R है या 4R है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी आया, कोयल ये करंट भी आई और रेडियस भी आई, तो ये सारे इसमें इंक्लूड है ना, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। For a current carrying circular coil, as we move towards the center from the circumference, the magnetic field strength. एक coil है इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक। अब हम एक ही coil लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। जब हम ये तो इसका सर्कमफ्रेंस है ना जो मैंने ड्रा किया यहाँ पे, जब हम यहाँ से इसके सेंटर की तरफ जाएंगे, सेंटर यहाँ पे है ना, इसके सेंटर की तरफ जाएंगे, आप मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या इंक्रीज या डिक्रीज होगा, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप। ये हमेशा इंक्रीज
होगा, ये याद रखना। ठीक, ये हमेशा इंक्रीज होता है जब इसमें करंट होगी ना, इसमें करंट होगी, किस में, कॉइल में। तो ये जो है ना, ये कॉइल में करंट होगी, जब हम यहाँ से सेंटर की तरफ जाएंगे ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह डिटेक्ट करा जाए, किस तरह डिटेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर से नहीं, इससे क्या हम करते हैं, इससे हम डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, तो हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टमीटर नो, वोल्टमीटर से हम वोल्टेज जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं या वोल्टेज मेजर करते हैं इन वोल्ट्स। ठीक, एमीटर नहीं, इससे हम करंट को मेजर करते हैं इन एम्पियर। ठीक, अब सही आंसर है इसका मैग्नेटिक नीडल। देखो मैं साथ साथ में और 3 क्वेश्चंस भी आपको बताए। ठीक, तो मैग्नेटिक नीडल है इसका सही आंसर। जो पुराने ज़माने में शिप्स भी यूज़ करते थे मैग्नेटिक नीडल फॉर डायरेक्शन, तब उनको पता चलता था कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड करंट बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे अगर करंट इंड्यूस होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? पहले तो हम इसको इंडक्शन कहेंगे। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लास्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखो यहाँ पे जब करंट इंड्यूस होती है ना, तो ये इंडक्शन के साथ ही होगा ना, तो इंडक्ट होगा। तो ये कौन काम कर रहा है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, तो उससे जो करंट जनरेट होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओवरलोडिंग किससे कहते हैं? देखो हमारे घरों में जो जब आप वायर्स देखते हो ना, उनमें इंसुलेशन की होती है। एक वायर की इंसुलेशन होती है रेड कलर की, उसको हम लाइव वायर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा साल भर। तो जो दूसरी वायर होगी उसमें ब्लैक कलर होता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है ना। और तीसरा भी एक रहता है जो अप्लायंस के साथ होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, उसको हम कहते हैं अर्थ वायर। तो जब ओवरलोडिंग होता है ना, ओवरलोडिंग कब होता है? अगर इंसुलेशन वायर से ऊपर जो इंसुलेशन होती है, अगर वो हट जाए, वो ख़त्म हो जाए, डैमेज हो जाए, तो दोनों वायर्स आपस में मिल सकते हैं ना, तो उससे क्या होता है? फॉल्ट होता है, उसी को हम ओवरलोड कहते हैं। तो ये सही है। अगर अप्लायंस में कोई फॉल्ट होगा, आपने कोई अप्लायंस यूज़ किया, उसी में फॉल्ट था, उसी में वायर्स आपस में मिले हुए थे, तो तब भी फॉल्ट होगा या ओवरलोडिंग हम कहेंगे। अगर वोल्टेज जो है, अगर वो एक्सीडेंटली उसमें हाइक हो, यानी कि वो बढ़ जाए, वोल्टेज बढ़ जाए, अगर वोल्टेज भी ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे भी ओवरलोडिंग होता है। तो सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शन ए, magnetic field lines form a continuous closed curve. B, magnetic field lines do not intersect each other. यहाँ पे हमने बताना है कि नॉट करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट क्यों नहीं है? ये तो करेक्ट है ना, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच, ये तो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनाते हैं ना, ये भी ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस तरह निकलती है ना, तो इस पे जो ये टेंजेंट होता है, इसकी डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सही है। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गो फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब यहाँ पे मसला है, देखें, आपने एक मैग्नेट देखा होगा, इसमें नॉर्थ यहाँ से होगा, साउथ यहाँ से होगा। ये मुझे 2 अलग अलग मैग्नेट दिखाने थे, तब पता चलता। यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखो नॉर्थ से बाहर से क्या होता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है और साउथ की तरफ जाती है इस तरह, और यहाँ से भी इस तरह। लेकिन जो अंदर है ना, अंदर मैग्नेट में क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। वहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ
लाइन जाती है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो ये क्या कहता है कि आउटसाइड द मैग्नेट, यानी अब मैग्नेट के बाहर की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गो फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। क्या यहाँ से यहाँ जाता है ना, नॉर्थ से साउथ की साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर से कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये गलत है ना। तो ये इसका सही आंसर है, हमें इनकरेक्ट ही यहाँ पे बोलना था। इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये ऑप्शन डी है। हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। जो राइट हैंड थंब रूल है ना, जब आप देखते हो कि करंट वायर में कहाँ से जा रही है, वो आप अपने राइट थंब से दिखाते हो, ठीक। वो आप अपने राइट थंब से दिखाते हो इस तरह, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होता है, वो इस तरह होता है, ठीक। ठीक है ना। तो ये पहले किसने बताया है, ये पहले फ्लेमिंग ने बताया है, लेकिन फिर आगे जाकर इसको किसने डिस्क्राइब किया है ज़्यादा अच्छे तरीके से, मैक्सवेल। अब ऑप्शन में अगर फ्लेमिंग होगा तो फ्लेमिंग सही है, अगर मैक्सवेल होगा तो मैक्सवेल सही है। बस इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसी को हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, और या फिर इसको कह सकते हैं हम मैक्सवेल्स रूल, ठीक। तो दूसरा वो था जो हमने अभी पढ़ा, वो इलेक्ट्रिक मोटर में होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। वो मैंने आपको बताया कि थंब फोर्स ऑफ कंडक्टर को दिखाता है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और जो मिडल फिंगर है वो करंट को दिखाता है, इंडिकेट करता है, ठीक। व्हाट हैपन्स टू द करंट इन ए शॉर्ट सर्किट। बताए करंट को क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, उस वक्त करंट के साथ क्या होता है, कोई छेड़खानी होती है ना, क्या होता है। ऑप्शन ए रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, बी डज नॉट चेंज, सी इंक्रीजेस हैवीली, बी वेरी कंटिन्यूसली। जब शॉर्ट सर्किट होता है, याद रखना वहाँ पे करंट क्या होता है, वो इंक्रीज होता है हैवीली और इनॉर्मसली। करंट इंक्रीज होता है सर्किट में शॉर्ट सर्किट के वक्त, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा डिवाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, कौन डिवाइस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। कौन जनरेट कर सकता है, जनरेटर कर सकता है ना, तो इसका सही आंसर है जनरेटर, ठीक। What is that instrument which can detect the presence of electric current in a circuit। अभी मैंने बताया जब आपको इलेक्ट्रिक करंट में ये देखना हो कि वहाँ पे करंट है कि नहीं है, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो किससे हम किस इंस्ट्रूमेंट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से। अब उसी करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन डिटेक्ट ये करना कि वहाँ पे करंट है कि नहीं है, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक ये शायद लास्ट स्लाइड है, 25th क्वेश्चन है ये। इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द स्विचेस आर पुट इन द। जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं ना, स्विच किस कौन से वायर पे आप लगाते हो। मैंने आपको पहले कहा कितनी वायर्स होती है, बहुत सारी वायर्स होती है आपके घर में। एक होती है रेड कलर की, रेड कलर की जो वायर होती है वो 220 वोल्ट्स पे होती है, ठीक। एक होती है ब्लैक कलर की, वो इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, ठीक। एक होती है ग्रीन कलर की जो अप्लायंस में हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थ वायर। वो हमें शॉक से बचाते हैं, अर्थ वायर, ठीक। अब यहाँ पे स्विचेस हम किस वायर में लगाते हैं, वो हम इस न्यूट्रल वायर पे लगाते हैं, ठीक। तो न्यूट्रल वायर इसका सही ऑप्शन है, ठीक। एक आपने देखा होगा फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो क्या होता है, वो एक वायर होती है फ्यूज वायर जिसको हम कहते हैं। चलो ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फ्यूज वायर जो होती है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो फ्यूज है ना,
ये हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। जो ही इसमें ज़्यादा करंट जाती है ये गर्म होती है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये इसका क्या हो जाता है, जब मेल्टिंग पॉइंट कम है ये पिघल जाती है और सर्किट ब्रेक होता है। और जो हमारे घर में कोई भी सर्किट होता है उसमें ज़्यादा करंट ना जाना पाए तो उस चीज़ के लिए हम ये फ्यूज़ लगाते हैं, ये ब्रेक होता है और शॉर्ट सर्किटिंग से बच पाते हैं हम, और किसी भी एक्सीडेंट से हम बच पाते हैं। तो ये फ्यूज़ का काम है। अब फ्यूज़ दो किस्म के होते हैं, एक लाइटिंग सर्किट में, एक होता है पावर सर्किट में। लाइटिंग सर्किट फ्यूज़ वो होता है जिस पे आपका बल्ब हो या फैन हो जो कम पावर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो डिवाइसेस जो कम पावर यूटिलाइज करते हैं, तो उनका जो फ्यूज़ होता है ना वो 5 एम्पेयर पे होता है। अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट उस फ्यूज़ में जाएगा वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा पावर सर्किट है उसमें भी फ्यूज़ होता है, लेकिन उसमें जो फ्यूज़ होता है ना उससे 15 एम्पेयर करंट जा सकती है, ठीक। जब इतना करंट जाएगा तभी वो गीज़र को चला सकता है या फिर वॉशिंग मशीन को चला सकता है, या एसी अगर लगा हो तो उसमें काम कर सकता है। तो उसमें वो ज़्यादा पावर ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए करंट भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए फ्यूज़ भी अलग से बनाते हैं ताकि अगर कभी इस फ्यूज़ में कोई मसला क्रिएट हो तो ये वाला फ्यूज़ जो है लाइटिंग सर्किट का ये ऑपरेशनल रहे, ठीक। जो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया रेड वायर जो है जिस पे रेड इंसुलेशन होती है, इसमें 220 वोल्ट होता है। और आप एक चीज़ याद रखना कि हमारे घरों में जो बिजली आती है ना वो किस फ्रिक्वेंसी से आती है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स। तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स होता है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको यहाँ पे देनी थी। तो होप आपने एंजॉय किया होगा ये सारे लेक्चर्स, आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।